हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो पिछले टर्म पे हमने कूलॉम्स लॉ को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, उसकी थ्योरीज पढ़ ली थी, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे और मैंने बताया था कि कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो आज उसी को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं आगे, देखेंगे कि आज फिर से आज तो कॉन्सेप्ट तो मैंने डिलीवर कर दिया आप सबके बीच में कि कॉन्सेप्ट कितना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम उसके आगे बात करेंगे कि अब इसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो लेंदी होगा, इसमें कोई जाहिर सी बात है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने उन फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जिससे मेरी वीडियो को सपोर्ट मिला और उसमें मेरी पिछली वीडियोस की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए और जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा सॉरी दो चीज़ों के लिए। पहले तो शायद वीडियो क्वालिटी ख़राब हो और दूसरा जो नॉइस कैंसिलेशन अभी मेरा सा ठीक नहीं है। माइक मेरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको आवाज़ पीछे से बैकग्राउंड में आ रही होगी। तो मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आपका जो भी फोकस है वो मेरी वॉइस पे होना चाहिए और बोर्ड पे होना चाहिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और जो लोग परेशान हैं कि अभी कितने दिन और लगेंगे कंप्लीट होने में, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि साथ में चलिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ये आप चैप्टर है, आपकी पढ़ाई है, आप उसको समझ लो, आपको खाना है। आप खाने को जितना अच्छे से खाते हैं आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो वैसे आपकी ये पढ़ाई है, स्टडी। आप किसी भी टॉपिक को जितने अच्छे से पढ़ोगे आप उस टॉपिक को उतना ज़्यादा टाइम दोगे। जितना ज़्यादा आप उस टॉपिक को टाइम दोगे आपका उस टॉपिक उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स। तो पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स में हमने कुछ क्वेश्चंस कल डिस्कस किए थे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एकदम लल्लू टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, थोड़े सा अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें अपना ये कि अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर बन नहीं रहा हो तो आप उसको मान लीजिएगा, जिसकी साइड ए है, जिसकी साइड ए है, इसके वर्टाइसेस पे चार्जेस क्यू रखे गए हैं जो कि सेम नेचर के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के। चार्जेस आर सेम इन नेचर एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनका ऊपर जो नेचर है वो सेम है, यानी सभी पॉजिटिव है। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, इस ट्रायंगल का एक सेंट्रॉइड भी होगा, बड़ा होगा। इस सेंट्रॉइड पर हमने क्या किया, एक कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का जो कि पॉजिटिव है वो चार्ज रख दिया। अब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि फाइंड एफ नेट एट क्यू, यानी इस कैपिटल क्यू के ऊपर ये तीनों चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे होंगे। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद तो मैं सॉल्व करूँगा ही। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो ये पूरी एक ज्योमेट्री है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये पूरा ज्योमेट्री है। अगर आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी आती है तो फिर आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। ये सेंट्रॉइड है, तो हमें पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड से किसी भी वर्टाइसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है। पढ़ा होगा, यानी इस पॉइंट से आप यहाँ पे चले जाएं चाहे यहाँ पे चले जाएं, आपकी इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मान लेते हैं आर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बताइए, अब ये क्यू चार्ज है, हमें फोर्स इस पर निकालना है। तो इस क्यू की वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा, एफ फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू क्यू। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको F1 लिख देता हूँ, दिक्कत ना हो। तो ये F1 और इसकी वजह से इस साइड फोर्स लग रहा होगा F2 और इसकी वजह से इस साइड फोर्स लग रहा होगा F3। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, ये किस पे डिपेंड करती है। तो हमें पता है ये जो फोर्स है ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है।
एज वेल एज मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम हमने यहाँ पे सेम लिया है, मीडियम तो सेम है ना, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये क्यू ये क्यू ये क्यू। तो अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो क्यू 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 आएगा। और डिस्टेंस हमने पहले डिस्कस कर ली थी, सेम है, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 है वो बराबर है, ये तीनों फोर्सेस आपस में बराबर है। इतनी बात तो क्लियर हो ही रही होगी, बेसिक सी बात है कि नहीं? ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आपस में बराबर है, डायरेक्शन भले ना हो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें पता है कि इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर है, डायरेक्शन बराबर हो वो नहीं, आपको वेक्टर क्वांटिटीज की थोड़ी सी नॉलेज होगी। आइए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इन फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा। अगर ये फोर्स F1, सॉरी नीचे बनाता हूँ, ये पॉइंट है, इसके ऊपर फोर्स F3 लग रहा है, इधर फोर्स F1 लग रहा है और इधर फोर्स F2 लग रहा है। तो ज्योमेट्री से हमें पता है इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। हमें पता है ज्योमेट्री से इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा। तो अगर आपको कल लास्ट में जो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था वेक्टर का, अगर वो याद हो तो मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि फोर्सेस F1 F2 F3 बराबर है, हमें पता है कि फोर्सेस F1 F2 F3 बराबर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट पे अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है और उनके बीच का एंगल थीटा है और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सेम, तो जो इसका रिजल्टेंट है वो एकदम बीच से जाता है, ये एंगल θ/2 होगा, ये एंगल भी θ/2 होगा, और जो रिजल्टेंट है वो होता है 2f cos θ/2। मैंने बोला था इसको रट लो, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, एकदम रट लो, जैसे मुझे रटा हुआ है वैसे आपको भी रटाना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, विद्युत चली गई थी हमारे यहाँ, ठीक है। आइए फिर मैंने ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, जैसे मुझे रटा है वैसे आपको भी रटा होना चाहिए, ये याद हो। मतलब इसके पीछे वही है यार, कुछ cos θ का फॉर्मूला डेरिवेशन वही से आया है कि दो फोर्सेस दो वेक्टर के रिजल्टेंट होता है आर, होता है कितना, a√a² + b² + 2ab cos θ। वो चीज़ यहीं से है, बस मैं बोल रहा हूँ रट लो आप इसको, आपको ही आसानी होगी। तो हमको पता है। अच्छा, तो ये अगर मैं इस फोर्स की बात करूँ या इसकी बात करूँ, तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अरे पढ़ा तो होगा, नहीं पढ़ा, अरे पढ़ा होगा जी। तो ये 60 डिग्री, यानी अब इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता, ये नीचे F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है और इधर भी F लग रहा है, और ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। प्योर ज्योमेट्री है, बस आपको आसान करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपको पता होगा तब लग सकता है जिसको। तो फिर अच्छा, ये दोनों के बीच का एंगल कितना, 120 डिग्री। ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीच से जाएगा, यानी यहाँ से जाएगा। इसको मान लेते हैं F रिजल्टेंट, FR मतलब F रिजल्टेंट। डायरेक्शन को भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो F रिजल्टेंट की वैल्यू है वो क्या, 2 टाइम्स ऑफ F cos θ, यानी cos 120/2 है, यानी जो F रिजल्टेंट की वैल्यू 2f cos 60 है। क्या cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो क्या इसका जो F रिजल्टेंट है क्या वो F आया, F रिजल्टेंट की वैल्यू F हो 3, यानी F रिजल्टेंट की वैल्यू F। अगर एक पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हो जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो क्या उस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होता है। प्योर मैकेनिक्स से ये पढ़ा होगा कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर जितना फोर्स लग रहा है उतना इधर से कोई खींच रहा हो, जितना फोर्स, ये पॉइंट है, मान लो कि कोई चीज़ आप पकड़ लो, ऐसा कुछ आप पकड़ लो, ऐसे इसको पकड़ लो, जितना फोर्स आप इधर लगा रहे हो उतने फोर्स इधर लगा रहे हो, तो क्या एफ नेट 0 होगा। तो क्या इस क्यू पे एफ नेट 0 है, बिल्कुल है, यानी इस क्यू पे फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0। क्या बस सही है, एग्जैक्टली सही है, गलत नहीं है भाई। फोर्स ऑन क्यू इज 0 आया। अब इसको हम लोग काफ़ी तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको वेक्टर आता है
हमें पता है कि वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउड है, वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउड होती है। मैंने बताया था कि अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट इस अगर मैंने एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ए, तो मैं इसी वेक्टर को ऐसा इसके पैरेलल, ऐसे एक पैरेलल मेरे से नहीं खिंचा रही है अभी फिलहाल, ऐसे पैरेलल लाइन खींचो और इसको थोड़ा सा और पीछे ड्रॉ कर लो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसको इसके अलाउंग कहीं भी भी फिलहाल जिस पोजीशन पे है ये, फिलहाल जिस पोजीशन पे ये रखा हुआ है इस पोजीशन के अलाउंग, यानी मैं इसको यहाँ पे लाके यहाँ रख सकता हूँ या इसको मैं ऊपर नीचे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे है वहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ऐसा करता हूँ, मान लीजिए कि मैं क्या इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं यहाँ पे बना नहीं रहा, मैं तो आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ। क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस वेक्टर को यहाँ पे यहाँ ड्रॉ करूँगा। अरे भाई आ सकता है, पहले शिफ्टिंग अलाउड है। और ये देखिए, और उसको मैं ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है कि नहीं है, यहाँ पे वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। यानी हम लोग यहाँ से इस वेक्टर को, मैंने कल भी बताया था डिस्कस की थी, इस वेक्टर को अगर एक प्लेन में आपने कोई वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को आप इस प्लेन में, यानी इस बोर्ड, यानी जो प्लेन है मेरा ये दीवार लेके, इस पूरी दीवार या और इस बोर्ड के प्लेन में मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर है। तो सेम चीज़ यहाँ पे कि फोर्स ऑन नेट क्यू जीरो है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ, तो इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है। तो अगर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन याद है वेक्टर का, या पैरेललोग्राम लॉ याद है, ट्रायंगल लॉ बेसिकली याद होना चाहिए, उसी को मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो क्या इस वेक्टर को मैं ऐसा यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, भाई पीछे तो शिफ्ट ही कर सकता हूँ ना। और इस वेक्टर को इस लाइन के अलाउंग, ये ऐसी लाइन है, इस लाइन के अलाउंग मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। यानी फिलहाल फिगर मेरा अच्छा नहीं बना है, आप इसको कंसीडर ना करिएगा, लेकिन जो इसको मतलब ये जो फिगर है ये वाला, ये फिगर ऐसा बन सकता है। ये आप एक ऐसा, ये वेक्टर इसको आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और एक वेक्टर यहाँ पे ऐसा और एक वेक्टर यहाँ, सॉरी इसकी डायरेक्शन भी ऐसी है। और अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ तो जीरो बताएगा आपको, याद है ना कि ट्रायंगल लॉ आपको अगर आता है, अगर नहीं आता तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, अब देखिए वेक्टर में क्या होता है कि ट्रायंगल लॉ आपको ये बताता, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ आपको ये बताता है कि एक वेक्टर की टेल से, एक वेक्टर की, सुनिएगा, एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है, इस वेक्टर की हेड से अगर दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी हो, ऐसे दो वेक्टर हमको दिए हैं, अगर ये कंडीशन अलाउड है, एक काम करते पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, वैसे ये इससे भी आसान ही है, मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे वेक्टर बता रहा हूँ, बेसिकली आपका कूलॉम्स लॉ का खत्म हो गया है, वेक्टर है, अगर आपको वेक्टर आता है तो आसान लगा होगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, जो दूसरा तरीका है वो बता सकता हूँ, लेकिन पहला तरीका तो काफ़ी इजी है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिसको और भी शॉर्ट करना है तो वो ऐसे कर सकता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको आता है वो वीडियो को स्किप कर सकता है। तो अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, ये वेक्टर मान लेते हैं ए है, ये वेक्टर मान लेते हैं बी, ऐसे दिए हैं, कैसे कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी हो, अगर ऐसा दिया गया हो तो जो रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा तो वो ये होगा, वो ऐसा होगा, यानी जो रिजल्ट, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि वेक्टर ए प्लस बी के बराबर है। और अभी भी वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे जो थीटा है वो ये होगा। क्या कह रहे हो भाई, वेक्टर है, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये वेक्टर है। एंगल एंगल बताओ, अभी बताता हूँ, पहले तो ये नोट कर लो, ये समझ में आया। पहले अगर ऐसा कंडीशन हो, एक वेक्टर ए हो एक वेक्टर बी हो, पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी हो, अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड को मिलाते हुए एक वेक्टर होगा। ऐसा ये वाला, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अच्छा, इसको कैसे समझते हैं, आप देखिए कि ए और बी की जो डायरेक्शन है घुमाने की, बेसिकली अगर आपको समझना है तो यहाँ पे एक ऐसा ये मैं कर ले लूँ और आप एक इसमें धागा बांध दो, और जिस डायरेक्शन में घुमा रहा है उस डायरेक्शन में घूमो। तो आप ए से बी गए ऐसा, और ए से बी, ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे है, यानी इसने आपको ऐसे घुमाया, लेकिन जो आर वेक्टर है वो आपको ऐसे उल्टा घुमा रहा है। देख रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है वो रिजल्टेंट होता है। ऐसा आप पॉलीगॉन में कर सकते हो, ये वेक्टर का पार्ट है। तो अगर ये चीज़ हम लोग लगाएं तो जो पिछले क्वेश्चन था उसमें कुछ फिगर ऐसे बन रहा है, मैं इसमें वो फिगर मुझे ढंग से याद नहीं है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ अगर आपको ऐसा कोई फिगर दिया हो, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो इस केस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की जो वैल्यू आएगी वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि देखो, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तो जोड़ दी, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो ये होगा, तो रिजल्टेंट तो है ही नहीं आया। सुनना, ये क्या है, जैसे जो एक साइड घुमा रहे हो उनको एक साइड रख लो, जो अगली साइड को अगली साइड रख लो। अरे नहीं आया, जैसे कि ए और बी घुमा किधर रहे हैं, एक साइड में, आर हमको अपोजिट ए और बी के उल्टे घुमा रहा था, जो एक सेम साइड घुमा रहे हैं उनको हमने जोड़ लिया, और जो उल्टा घुमा रहे हैं उसको हमने उधर रख दिया। इसमें देखो उल्टा साइड घुमाने वाला कोई है ही नहीं, तो रिजल्टेंट कौन होगा, जीरो होगा। इस केस में रिजल्टेंट कितना है इसका, जीरो है। ऐसा कुछ तो फिगर उसमें बन रहा था, रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। यहाँ मैं पैरेलल शिफ्टिंग का फैक्टर भी मैं बता सकता हूँ। पैरेलल शिफ्टिंग का फैक्टर बताने से पहले मैं आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताना चाहूँगा। ये चीज़ें काफ़ी यूजफुल है, मैं क्या करूँ बताना पड़ेगा, भले ही 11th का कॉन्सेप्ट है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैं यहाँ पे 1 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है तो आपको पहले दो कंडीशन देखनी है कि उस वेक्टर की जो दो वेक्टर हैं उनकी टेल टू टेल ज्वाइन हो और हेड टू हेड ज्वाइन हो। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, बस आप रिवाइज कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। यानी अगर आपको पूछ लो कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इनके बीच का ये वाला एंगल 135 डिग्री है, तो बता इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 135 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इस वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है, और हमको चाहिए कि टेल से टेल जुड़ी हुई या हेड से हेड जुड़ा हो। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड है, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अब हमको पता है कि ये जो पूरा एंगल है ये पाई होगा, यानी 180 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, और यही तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 135। आप तो इतना समझदार हो, कितना आएगा आंसर, है ना, 45 डिग्री आ रहा है। तो इनके इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 45। और मैं आपसे पूछी ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 30, तो क्या ये सही है। अब ऐसी बात तो सही है, दोनों वेक्टर के बीच की जुड़ी हुई है। हेड टू हेड जोड़ना चाहते हो तो हेड टू हेड भी जोड़ लो। इस वेक्टर को इसी क्वेश्चन को मैं आप देखो, इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ ऐसा, और इस वेक्टर को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ। तब तक शिफ्ट करिए जब तक इस वेक्टर की हेड यहाँ पे ना पहुँच जाए, इस वेक्टर का जो हेड है वो ऐसे ना पहुँच जाए, और इस वेक्टर का जो हेड है ऐसे ना पहुँच जाए। अभी भी तो इनके बीच का एंगल 30 डिग्री ही होगा। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, अगर आया तो नोट कर लो, नहीं आया तो फिर कमेंट करो। ये था आपका एंगल बिटवीन वेक्टर, ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। थोड़ी सी जगह दीजिए, मैं किसी में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी पढ़ा दूँ, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा। नोट हो गया, मिटा रहा हूँ।
आइए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। अगर आपने ट्रायंगल लॉ पिछला देखा है तो वो कुछ ऐसा होता है। अब क्या करूँगा, मैं इसमें सिर्फ पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा हूँ। मैं इस वेक्टर को ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कर सकते हैं। तो ये फिगर कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं वेक्टर का। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये ट्रायंगल लॉ है, ये पैरेललोग्राम लॉ है। कैसे? अभी भी ये वेक्टर ए ही तो होगा, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड है। अब ये लॉ क्या कहता है, बोलता है सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। इमेजिनरी, ऐसा इमेजिनरी कंप्लीट करो, अभी शुरुआत ही है, आपको आता है, बस मैं बता रहा हूँ, 12th के बच्चे आपको पता है। तो अब इनका जो मान लेते इनके बीच का एंगल यही होगा थीटा, यहाँ भी इनके बीच का एंगल थीटा ही होगा, ये नहीं होगा। अभी पिछला पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट लगाओ, टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए, हेड से हेड, मतलब हेड से हेड ज्वाइन है ना, तो टेल से टेल ज्वाइन है। याद करने का तरीका भी काफ़ी आसान है कि किन्हीं भी वेक्टर के बीच का एंगल तभी हम लोग बता सकते हैं जब उनके हाथ से हाथ मिला हो, या एक गाना याद रख सकते हो, ताल से ताल मिला। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आती, मैं एक बहुत बेकार से बोल रही हूँ। इसलिए डोरेमोन देखा है, उसको पता होगा, जीवन से भी बता गाता हूँ मैं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। एक डायगोनल है जो कि इन दोनों साइड से कॉमन निकल रही है, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इन दोनों केसेस में रिजल्टेंट वेक्टर आप देखो सेम ही है, सेम है। आप इसमें थोड़ा सा इसको आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दो, या इसी को आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है, ये फिगर बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। सेम ही है भाई साहब, बस थोड़े सा अलग कहीं पे जरूरत पड़ जाती है तो हम लोग उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, अंधे लौंडे से ट्रीट करते हैं, इससे पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स आसान हो जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर होगी बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो कि काफ़ी अच्छा है और आपको अच्छा लगेगा ऐसे क्वेश्चन देख के। तो क्वेश्चन कहता है कि अपने पास एक स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर, हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पे चार्जेस रखे गए हैं। हाँ तो दोस्तों, इस स्क्वायर के सेंटर पे चार्ज रखा गया है कैपिटल Q, और इसके अपोजिट साइड भी चार्ज रखा गया है कैपिटल Q दोस्तों। यहाँ पे स्मॉल q चार्ज रखा गया है दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल q चार्ज रखा गया है दोस्तों। तो सवाल तो माफ़ कीजिएगा, तो सवाल हमसे ये पूछता है कि आप हमको बताइए, ये हमको दिया गया है, दिस इज गिवन, क्यू चार्ज गिवन है, और हमको बताना है कि what is the nature of charge small q and ऐसे नहीं लिखते हैं, find the nature of charge q and ratio q by q, ये मॉड है। if क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि नेट चार्ज ऑन सवाल सोचने दीजिए कि अगर मैं इसको लेता हूँ, आप लिख लीजिए ईच क्यू, नेट चार्ज ऑन ईच क्यू इज 0, और अगली कंडीशन है कि नेट चार्ज ऑन ईच स्मॉल क्यू इज 0। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा, हमको ये बताना है। क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, अच्छी शायद अभी दिख रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आया, इसमें भी वेक्टर लॉ है, थोड़ा सा आपको मैकेनिक्स भी है, F-net 0 करना है, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, 10-20 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो अच्छा करने में टाइम लगता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन इसको करने में टाइम लगेगा, है ना, तो आप उसको टाइम दीजिए, और आप जिसको भी टाइम देते हो
उससे आपकी दोस्ती बढ़ जाती है। ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है। ये रियल लाइफ में है, आपकी पढ़ाई में है, आपके प्यार में है, आपके रिलेशन में है ना। आप जिस किसी भी चीज़ को टाइम देते हो आपके फ़ोन में है, उससे आपकी थोड़ी सी मित्रता बढ़ जाती है, उससे आपकी दोस्ती बढ़ जाती है, उससे आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं। अब आगे तो आप समझदार हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नेट चार्ज ऑन ईच की ज़ीरो। सवाल समझ में आया? आइए अब साथ में करते हैं, और जिसने किया है वो अपने आंसर मैच करे, क्या हमारे और आपके आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बोला है कि ईच क्यू पे चार्ज जीरो हो। पहला कंडीशन ले लेते हैं, इसके बाद फोर्स देख लेते हैं कि अभी तो ये तो सेम नीचे का हो गया। ये क्या करेगा, एक दूसरे को ये रिपल करेंगे। ये क्या करेगा, रिपल करेगा। भाई नेचर सेम है तो रिपल तो करेगा ही। जब नेचर सेम तो एक दूसरे को ये रिपल करेंगे ऐसा। इसको फोर्स को मान लिया एफ में। अच्छा आप सोचिए, अगर ये चार्ज भी इसको रिपल करे तो ये भी रिपल करेगा, ये चार्ज इसको रिपल करे तो ये भी रिपल करेगा। तो बताइए क्या तीनों फोर्सेस जुड़ेंगी कि घटेंगी? भाई तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन तो सेम है, तो यहाँ पे एफिनिटी जीरो होने का कोई सा भी चांस नहीं है। भाई फोर्स जीरो होगी ही नहीं। सभी लोग एक ही तरफ फोर्स लगा रहे हैं, बेटा तो निकल जा बाहर, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। भाई बोल रहा कोई तो रोक लो इसको। ये घर से बाहर निकल रहा है, निकल रहा, निकल निकल निकल। और कोई एक बार रोक ले, बस रोकने के लिए दो लोग आएंगे, क्योंकि हमको बोला गया कि रोकने के लिए जाना है। ऐसा सीन सेट है कि ये स्मॉल क्यू वाले जाएंगे रोकने इसको। इस सीन में क्लाइमैक्स है भाई, ये कैपिटल क्यू है। हमें पता है कि इसके ऊपर फोर्स इसने लगाया रिपल्शन का F1, और ये इसको अट्रैक्ट करे F2 से, ये इसको अट्रैक्ट करे F2 से, F3 से। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में। अब देखिए क्या इनका, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ सकता है इधर। अब थोड़ा सा देखिए, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, रिजल्टेंट इधर जा सकता है। और इनका जो रिजल्टेंट है वो अगर इसको बैलेंस कर दे तो हमारा तो काम आसान हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले हमने वेक्टर रिजल्टेंट पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। अगर इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इसको बैलेंस कर ले जाए तो एफिनिटी जीरो हो जाएगा। अरे हाँ, मतलब काफ़ी आसान है, सवाल तो आसान हो गया कि अगर इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसको बैलेंस कर दे तो हमारा तो सवाल आसान हो गया, तो कर सकते हैं। अच्छा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा? अच्छा रिजल्टेंट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। नहीं, तो रिजल्टेंट क्या होगा मैं इसके पहले बाद में चर्चा करते हैं। तो अगर आपको पता हो, थोड़ा पेज जीरो हो रही है, नाटक रहा हूँ। चलिए, तो ये फोर्सेस का रिजल्टेंट को निकालना आता है क्या? अच्छा थोड़ी सी काम करते हैं, F3 की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन ये स्क्वायर ही है ए स्क्वायर। क्या F2 की वैल्यू भी यही रहेगी? भाई चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन सेम, जो डिस्टेंस है वो भी सेम, तो क्या इनके मैग्नीट्यूड वो भी तो सेम रहेगा। डायरेक्शन भले अपोजिट हो, डायरेक्शन हमें क्या लेना है, देखो अभी वेक्टर नहीं लगाया मैंने, ये मैग्नीट्यूड ही बताता है। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 90, when 90 is the angle between these two vectors and we know that the value of cos 90 is 0। तो क्या cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, और क्या f स्क्वायर ये आया रूट ऑफ 2f, सही, तो रूट ऑफ 2f ही आया। यानी यहाँ पे जो फोर्स है ये रूट 2f है, यहाँ से जो फोर्स है वो रूट 2f है। इसका मतलब बहुत बढ़िया, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। यानी जो रूट 2f की वैल्यू है वो इस f1 के बराबर होनी चाहिए। क्या f1 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, रूट 2f इज इक्वल टू f1 का मैग्नीट्यूड, हाँ, के क्यू स्क्वायर। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 90 डिग्री, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस रूट 2a होगी। अरे नहीं आया भाई,
अरे सिंपल है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये तो आएगा √2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या जो एफ की वैल्यू है वो हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, के से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो क्या हमको मिल गया क्यू बाई क्यू का रेशियो जो कि हमको चाहिए था वो निकल गया 1/2√2। और दिस इज द बेसिकली मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड ही रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं रखेगी। तो वो वेक्टर्स लॉ पढ़ेंगे आप लोग। तो क्या ये आया निकल के। और आप खुद बताइए, हमने इतना सवाल कर लिया, क्या क्यू का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए? क्यू और क्यू अपोजिट साइन क्यों होना चाहिए? यानी यहाँ पे जो क्यू है निगेटिव होना चाहिए इफ कैपिटल क्यू इज पॉजिटिव, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है ना। अगर मान लीजिए क्यू निगेटिव वगैरह के स्मॉल क्यू को पॉजिटिव कर देंगे, अच्छा लगा। वैसे आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं, हिंट दे दो कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, सेम है, आप करिएगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़े हैं वो वहाँ पे पूछ सकते हैं, उनको कमेंट करने की अगर उनका मन करे तो कर सकते हैं। वैसे मैं तो नहीं कहूँगी कि ज़रूरत है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पूछ रहा है कि स्मॉल क्यू की वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू, और ईच पे 0 हो, यानी एक पे 0 तो बाकी दोनों पे तो 0 हो जाएगा। फिर से देखते हैं, ये इसको मान लेते फिलहाल अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसको ये दोनों वापस में इसको रिपेल करने होंगे, या अगर ये रिपेल कर रहा होगा तो ये दोनों इसको अट्रैक्ट करने चाहिए। कुछ तो हो सकता है, ये सेम है सर। ऑब्वियसली बात है, ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव हमेशा होगा। ये और ये सेम नेचर के, तो ये फोर्सेस तो रिपल्सिव होंगी ही ना भाई। ये सेम नेचर के, तो सेम नेचर मतलब दुश्मनी। हाँ, इनके बीच में प्यार मोहब्बत हो सकती है। तो आइए देखते हैं, और होनी भी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इसको रहना तो यहीं पे है, एक से दुश्मनी लो तो बाहर निकालेगा, बाकी दोनों से तो प्यार करना पड़ेगा उसको, वरना रहेगा कहाँ वो, तो निकल ही जाएगा। ऐसे रियल लाइफ से रिलेट कर लो, इसको रहना इसको हमने बोला कि इसको यहीं पे रहना है, इसको बाहर नहीं जाना है, लेकिन उसने एक से दुश्मनी की है इससे। तो क्या ये चाहेगा कि ये बाहर निकल जाए? अब इसको मान के कर लीजिएगा, क्या ये चाहेगा कि ये बाहर निकल जाए? हाँ, लेकिन अब रहेगा तो रहना तो यहीं पे है। तो अब बाकी दोनों तो मान लीजिए बोलो तो निकल, और ये बेटा हाँ मैं जा रहा हूँ, जो ये रुकेंगे, बेटा ना जाओ, देखो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना जाओ ना जाओ ना जाओ, ये यहीं पे रुका रहेगा। यानी अभी भी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, प्यार है, यानी निगेटिव साइन क्यों होंगे। अब आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, पिछले के समान नहीं आएगा कि पिछले के समान आ जाए, वो कुछ उल्टा पुल्टा आएगा। आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, मिटाऊं? एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, शायद वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है। एक क्वेश्चन है, अपने पास एक घड़ी है, एक घड़ी है जो गोल है। अगर गोल नहीं होगी तो आप इसको मान लीजिएगा कि गोल है, वरना मैं छोटा बना के गोल करूँगा इसको, आपको समझ नहीं आएगा सवाल। लेकिन ये ऐसा मान लेते हैं, लेट इट इज गोल, लो मान लिया कि ये गोल है। आपको मानना पड़ेगा भाई, मान लो प्लीज। ठीक है, मान लिया। अब इसमें ये ऐसा, ये 12 होता है तो ये 6 होता है, ये 9 होता है तो ये 3 होता है, ऐसा ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 9 बजे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7,
यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। और सेंटर पे इसकी रेडियस मान लेते हैं, यहाँ पे सुई है, इसकी रेडियस को मान लेते हैं 1, और यहाँ पे मैंने रख दिया 1 कूलम का चार्ज। 1 मीटर ले लो और 1 कूलम का चार्ज, तो ज़्यादा बड़ा ले लो लेकिन 1 मीटर मान लो, यूनिटी मान लो यार, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 1 मीटर को ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा क्वेश्चन तो मैं कुछ भी ले लो, ए ले लो, रेडियस ए ले लो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन की, ये सब चार्जेस हैं। 1 बजे पे 1 कूलम, 2 बजे पे 2 कूलम, 3 बजे पे 3 कूलम, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ही ऐसे बने। 1 बजे पे 1 कूलम, 2 बजे पे 2 कूलम, 3 बजे पे 3 कूलम। तो बताना है कि इस 1 कूलम के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। फिर इससे मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में भी वेक्टर ही लगेगा। अगर आपको वेक्टर आता है और आपने अभी थोड़ी बहुत चीज़ें वेक्टर का सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए ये सवाल आसान रहेगा। मैं बिना वीडियो को पॉज किए करने को बोल रहा हूँ, आप अगर करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करिए। आइए मैं करता हूँ। अच्छा आप देखिए कि सभी चार्जेस की जो नेचर है वो सेम है, यानी इस 1 कूलम के ऊपर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे 1 कूलम का जो फोर्स है, यहाँ पे यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 कूलम का फोर्स लगा रखा है, और इस 12, ये जो 12 कूलम है, ये 1 कूलम के ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा होगा। और सुनिएगा अच्छे से, ये 6 कूलम का जो फोर्स है ऐसे लगा रहा होगा, 6 कूलम का चार्ज 1 कूलम के ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा होगा। अच्छा एक चीज़ और सुनिएगा कि जो फोर्स है वो क्या होती है, फोर्स का मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस सवाल में देखिए जो F है उसमें F डिपेंड किस पे करेगा भाई, हमने जो Q1 को ले लो 1 कूलम, Q1 को 1 कूलम ले लिया, R इज इक्वल टू ए ले लिया, तो ये जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा K बाई ए स्क्वायर Q2। यानी जो फोर्स है वो Q2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो फोर्स है वो Q2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको कुछ भी कांस्टेंट मान के हटा लेते हैं, लेकिन सी मान लो, कुछ भी मान लो। तो अगर आप देखें कि ये जो 12 कूलम वाला फोर्स है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये नीचे है 16 ऑफ, ये कुछ कांस्टेंट है, कुछ भी मान लेते हैं इसको, इसलिए बोल रहे थे इसको 1 मान लो, 1 मीटर मतलब आसान हो जाएगा, क्या है उसको मान जाता है, तो 1 ओवर इसको ले लेते हैं 1 मीटर, आसान हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है वो आया कितना, ये क्यों, मतलब अगर 12 कूलम वाला तो 12 के लगाएगा, 6 कूलम वाला ये 12 है, 6 कूलम वाला 6 के लगाएगा, 3 कूलम वाला 3 के लगाएगा। अरे भाई आया नहीं आया? अरे भाई तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई, आगे बढ़ो, ये समझ में आया? अच्छा तो यहाँ पे देखिए ये इसको रिपेल कर रहा होगा 12 के से, और ये उसको ऊपर ऊपर रिपेल कर रहा होगा 6 के से, इधर फोर्स लग रहा होगा 9 के, इधर फोर्स लग रहा होगा 3 के, इधर फोर्स लग रहा होगा 11 के, इधर फोर्स लग रहा होगा 5 के, इधर फोर्स लग रहा होगा 1 के, इधर फोर्स लग रहा होगा, सॉरी ये 1 के नहीं है, इधर फोर्स लग रहा होगा 7 के, इधर फोर्स लग रहा होगा 8 के का, इधर फोर्स लग रहा होगा 1 के का, और एक मिनट, ये 1 के है, इधर फोर्स लग रहा होगा 2 के, इधर लगा रहा होगा ये इनके सामने ये 4 है, और ये 10 की। तो ज़्यादा मैंने गंदा कर दिया ना, फिर से यहाँ पे समझो, ये पॉइंट है 12 कूलम वाला नीचे फोर्स लगा रहा होगा 12 के बराबर का, 6 कूलम ऊपर फोर्स लगा रहा होगा 6 के बराबर का, 9 के वाला इधर लगा रहा होगा, 3 के वाला इधर लग रहा होगा। अच्छा 1 के सामने होता है क्या, 7,
यहाँ पे 1 के पास 7 लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा 8, इधर लग रहा होगा 10, इधर लग रहा होगा 11, इधर फोर्स लग रहा होगा 1K का, इधर फोर्स लग रहा होगा 2K का। अब तो सभी लोगों ने पकड़ लिया होगा, इधर आएगा 4K, इधर आएगा 5K। अरे बस बस भाई हो गया, ऐसा कुछ फोर्स लग रहा होगा। अच्छा अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से, क्या इन सभी फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है? क्योंकि भाई सिमेट्रिकली होते हैं। और कितने पार्ट्स? 12। और टोटल एंगल कितना है ये? अगर मैं ये गोला बनाऊँ ये वाला, ये टोटल एंगल कितना है? 360। और 360 को 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दो तो 360/12 दैट इज इक्वल टू 30। 30 से बांट दो, भाई सिमेट्रिकली ही रहेंगे। और आपकी घड़ी सिमेट्रिकली नहीं है तो चिंता की बात है, आप समय से पीछे होंगे। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये सारे के सारे फोर्सेस के बीच का एंगल 30 डिग्री है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और अप्लाई कर सकते हैं वेक्टर का। ये फोर्स इस पॉइंट के, अगर एक पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर मान लीजिए एक को डिस्कस कर लेता हूँ, ये 6K है, ये 12K है, तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स इधर 6K के बराबर लग रहा होगा? अच्छी बात है। अच्छा आप देखो 12K में से 6K, अगर मैं इसको बनाऊँ, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं मार्कर को इंक पिलाऊंगा। काफ़ी लोग तो कह रहे थे वीडियो पॉज क्यों किया भैया, कैमरे के सामने डाल देते। सॉरी वो मार्कर नाराज हो गया था, थोड़ा लेट दिखाया ना। तो ऐसे ही सेम लिखिए, इस 7K को 1K कैंसिल कर रहा होगा, इस 8K को 2K, इस 9K को 3K, इस 10K को 4K, इस 11K को 5K और इस 12K को 6K कैंसिल कर रहा होगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ये ऐसे लाइन है, तो इस लाइन इस पॉइंट के नीचे 6K का फोर्स लग रहा होगा। और इसके अगर मैं ये ऐसे लाइन है वैसा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे 30 डिग्री पे ऐसा, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 6K का, इसके 30 डिग्री पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 6 मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 30 डिग्री का 6 का 30, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है क्या? ये लेंदी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लेंदी लग रहा होगा। समझ में आई बात है? यानी अब आपको वेक्टर का थोड़ा सा कुछ और मैं चीज़ें बताता हूँ। अच्छा आपको समझ में आना चाहिए कि ये दो वेक्टर्स क्या हैं। अगर आप इन दो वेक्टर को देखो, ये वाले और ये वाले, बीच का एंगल 60 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर 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 इनके बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है क्वेश्चन, आसान करते हैं, आसान, ये मिटा दूँ, आसान। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एक पार्ट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मैं भी कंफ्यूज होकर वेक्टर पढ़ा रहा हूँ कि कूलॉम्स लॉ पढ़ा रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और वो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब कि अगर अपने पास ऐसा वेक्टर बताया था, ऐसा कोई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर यहाँ पे कोई ए वेक्टर है जो थीटा एंगल या और बना रहा है, और ये बीटा एंगल है, तो बोला जाता है जो वी एक्स की वैल्यू है वो है ए एक्स कॉस थीटा, और जो वी वाई की वैल्यू है वो सही लिखा था, जो ए की एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है वो है ए कॉस थीटा, और जो ए की वाई कंपोनेंट की वैल्यू है वो है ए साइन थीटा। और डायरेक्शन तो भाई एक्स के डायरेक्शन में होगा ना, डायरेक्शन थोड़ी बहुत क्लियर है। एक्स को आई कैप बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ये आई कैप जाता है, ये जे कैप जाता है, एक एक्स की डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप, और ए वाई की डायरेक्शन हो जाएगी
जे कैप। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा प्लस बीटा है वो 90 डिग्री है। और अगर मैं बताऊँ किसी भी वेक्टर का अगर आपको उस डायरेक्शन में, चलिए मिटा दूँ, एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ कि ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप, वेक्टर में जो मॉड लिखा है, और ए का वाई कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा ए कॉस बीटा जे कैप। काफी लोग तो बोल रहे गलत लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। यानी किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट करना होता है हमें, वो हमें जैसे एक्स की डायरेक्शन में करना है, तो हमें उस वेक्टर और उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो कंपोनेंट करना है, उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल कितना है, कितना एंगल है, थीटा, कितना थीटा, तो थीटा देखो उसको कॉस पकड़ा दो, ए का कॉस पकड़ा, ए और वाई के बीच में एंगल कितना, बीटा, तो ए कॉस बीटा, भाई डायरेक्शन जे कैसे हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में अल्फा थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 है, तो हम लोग यहाँ पे आप बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, और हमको पता है क्या हो जाएगा, ए कॉस 90 माइनस थीटा जे कैप, तो जो ए वाई का हो जाएगा ए साइन थीटा जे कैप, दैट्स इट। ये जो बताया ये सभी केसेस में एप्लीकेबल है। ये वाला केस आपको हर जगह मिलता है, ये हम लोग स्टैंडर्ड केस होता है। कैसे सुनना, अब जो रटने वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ वो रट लो, जो चीज़ बता रहा हूँ वो रट लो, ये बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके अपने शब्दों में लिख भी लीजिए, बुक उठाइए, आप उसको पढ़ भी लीजिए। और अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको जो करना है। आपको बेसिकली मिलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों मिलते हैं उसके बीच में बाद में चर्चा करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी आपको तोड़ना पड़ेगा ऐसे, उस वेक्टर को रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, उस वेक्टर को कंपोनेंट करने पड़ेंगे दो डायरेक्शन में, और वो दो डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। परपेंडिकुलर क्यों होती है, रीज़न ये है कि परपेंडिकुलर रखने पर इस वेक्टर का जो कंपोनेंट इधर आता है वो इधर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। वेक्टर में पढ़ोगे, पहले तो इतना रट लो जो बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ा तो रट लो, और इसको आता है तो उसको अच्छी बात है। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने से जो ए का वाई में कंपोनेंट आएगा, ए वाई, जैसे ए का वाई में कंपोनेंट आया ए वाई, वो ऐसे इतना दूर में आता है, तो जो ए वाई है वो ए एक्स पे कोई सा भी फर्क नहीं डालेगा। इतना चीजें रट लो भाई, परछाई नहीं पड़ेगी, ऐसा देखो परछाई नहीं पड़ेगी, ऐसे परछाई मान लो। देखो जी क्या है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे अगर एक्स कंपोनेंट यहाँ से रोशनी डालूँ, तो अगर मैं रोशनी डालता हूँ ये देखो, इतनी ही तो परछाई पड़ेगी, परछाई ऊपर से डालो, यहाँ से टॉर्च जलाओगे, इतनी दूरी पे तो परछाई बनेगी भाई। और यही होता है कंपोनेंट। यानी अगर आपको इसका इसमें देखना है तो आप इधर जलाओ, ये देखो कितना बना। लेकिन अगर आप बोलो कि ए वाई का कितना कंपोनेंट है एक्स में आ रहा है तो 0, टॉर्च जलाओ तो परछाई सीधे चली जाएगी, इस पर तो बनेगी ही नहीं। ये ऐसा नहीं कि परछाई गिर जाएगी, वो नहीं देखना, परछाई से माने सीधी जाएगी। अच्छा ठीक है, ये मिटा दूँ नहीं, ऐसा ये थीटा है। अब हमको कंपोनेंट करना है, इसका एक कंपोनेंट ए एक्स है, इसका एक कंपोनेंट ए वाई। ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा, और अगर ये डायरेक्शन एक्स है और एक्स को बोलते हैं आई कैप, वाई को बोलते हैं जे कैप, और जेड को बोलते हैं के कैप। तो ए कॉस थीटा आई कैप, और ये हो जाएगी ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा जे कैप। कैसे हुआ, यानी आपको जो चीज़ रटनी है वो ये है कि जिसके बीच का एंगल दिया हो उसे कॉस थीटा पकड़ा दो, और जिसको नहीं तो उसको साइन थीटा पकड़ा दो, दैट्स इट। कैसे है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। सेम चीज़ यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इनको वेक्टर, इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दो, सॉल्व कर लो, एक्स और वाई ग्रुप में, सॉरी आई और जे के अपने ग्रुप में आंसर ले लो। देखना ये देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, तो इसको बोल देता हूँ आई कैप डायरेक्शन, इसको बोल देता हूँ जे कैप। तो ये जो फोर्स है ये 6 की है, ये फोर्स है 6 के वाली, और एक फोर्स ये रही जो 30 बना रही है, 6 के लिए।
इसके कंपोनेंट करो, तो इसका ये यहाँ पे फोर्स जो लग रही थी वो 6K। अच्छा इसके कंपोनेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी कठिन हो गया क्या, सुन रहा, इस 6K का जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, 6K cos 30 प्लस में क्या हो जाएगा 6K cos 30 इधर में, और इधर इसका कंपोनेंट आएगा 6K, यहाँ पे लिखना है sin 30, और इस डायरेक्शन में एक और फोर्स था 6K, ये वाला प्लस 6K है। बहुत बढ़िया है। अच्छा आपको सुनना, अच्छा सुनना, इसी के यहाँ से, अब यहाँ से अगर एंगल ले रहे हो, ये 60 डिग्री हो गया और ये फोर्स 6K हो गई। अब इसका देखो यहाँ पे कंपोनेंट है 6K sin 30 प्लस में आया 6K sin 30, भाई ये 30 है ना, और ये एंगल कितना है, इस वेक्टर को देखो, अभी इस वेक्टर को लिख ध्यान दो, इसको मिटा दो, मैंने इस वेक्टर को तोड़ लिया, अब ये वेक्टर ध्यान दो, ये वाला, भाई इस वाले का तो यहाँ से एंगल 60 डिग्री ही तो है, यानी ये एंगल 60 डिग्री, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा क्या 6K cos 60, आई जे कैप में भी फोर्स से देख रहे हैं, इतनी बात क्लियर है। सेम चीज़ यहाँ पे देख लो, अब यहाँ से ऊपर एक फोर्स है ये वाली, जो यहाँ से एंगल बना लिया 30 डिग्री, उसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको हमने रेजोल्यूशन कर लिया है, इसके हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए, तो यहाँ पे ये 6K हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट करो, ये हो जाएगा आपका 6K cos, सॉरी ये हो जाएगा 6K sin 60, और इसका इधर आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 6K cos 30 प्लस 6K cos 30। अच्छा यहाँ पे इसको मिटा दूँ, मैंने तो इसको कंपोनेंट कर लिए, यानी एक फोर्स ये एक फोर्स ये। अब इसको यहाँ पे एक 60 डिग्री पे एंगल, ये वाली, इसके कंपोनेंट कर लो 6K वाली, इसके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6K sin 30, और यहाँ पे लिख लो प्लस 6K cos 30, 6K को एफ मान सकते थे। बहुत लंबा क्वेश्चन चला गया, अच्छा क्वेश्चन, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। इधर देखो ये फोर्स तो कैंसिल हो गए, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ऑब्वियसली बात है कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 6K cos 60 की वैल्यू 6K sin 60 के बराबर होती है, भाई cos 60 वैल्यू sin 60 के बराबर होती है कि नहीं, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया, यानी इस इधर नेट फोर्स क्या आई, तो P आई, मुझे माइनस जे कैप, कौन सी डायरेक्शन की है, माइनस जे कैप की डायरेक्शन, और इधर जो फोर्स आ रही है वो ये रही, इधर इतनी फोर्सेज आ रही हैं, तो इधर कितनी फोर्सेज आई, अगर मैं 6K इक्वल टू एफ, आई कैप में कितनी फोर्सेज आई, एफ प्लस 2F sin 30 प्लस 2F cos 30 आई कैप, और माइनस में जो फोर्स आई वो है एफ जे, ये आई फोर्स एफ जे कैप। आप रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हैं, नोट हो गया। क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा, आप कमेंट करिए आपको ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए कि नहीं। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अलग सर का स्टाइल है, कहीं कॉपीराइट ना मार दे मेरे को, अभी छोटा हूँ शायद ना मारे।